हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, जो हमारी बुक है, जो बुक नंबर 1, उसका चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब तक हमने ऑरिजिन किसका देखा था? अर्थ का। अर्थ की फॉर्मेशन को हमने स्टडी किया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हमने स्टडी किया। ठीक है, और हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, और हमने कॉन्टिनेंट जो कैसे बने, हमने उन सबको स्टडी किया। ठीक है, अब बारी आती है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो कैसे हुई, उस चीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है? इर्रेगुलर। कैसी है? इर्रेगुलर। हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? इर्रेगुलर। या आप अनइवन बोल दो। कैसी है हमारी अर्थ? अनइवन। पता है आप लोगों को क्योंकि मैंने इरेगुलर क्यों बोला है? हम पहले अब तक स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी इरेगुलर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर पहाड़ बने हुए हैं, कहीं पर गड्ढे बने हुए हैं, तो इसलिए ये क्या है, हमारी जो अर्थ है वो क्या है? अनइवन है, मतलब इरेगुलर है। ठीक है, रेगुलर नहीं है। और जो हमारी इसके अंदर जो लेयर है, क्रस्ट, ठीक है, जो क्रस्ट है वो कैसी है? डायनेमिक। कैसी है? जो क्रस्ट है वो कैसी है? डायनेमिक। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर प्लेट्यूज बने हुए हैं, कहीं गड्ढे बने हुए हैं, तो इसलिए ये जो हमारी क्रस्ट है यहाँ पर भी क्या है? डायनेमिक है। क्या है? ये क्रस्ट भी हमारी डायनेमिक है। अब ये जो हमारी क्रस्ट है या फिर अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर ही क्रस्ट, ठीक है, ये जो हमारी अर्थ है ये रेगुलर क्यों नहीं है? ये इरेगुलर क्यों है? ये अब आप लोगों को पता है कि ये इरेगुलर क्यों है। हम अब तक स्टडी करते आए, ये कुछ फोर्सेस की वजह से इरेगुलर है। क्यों है ये? इसके अंदर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ बल इसके अंदर लग रहे हैं, इसलिए क्या है ये इरेगुलर। क्यों है ये इरेगुलर? क्योंकि इसके अंदर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। कैसे फोर्सेस लग रहे हैं? कुछ वर्टिकल लग रहे हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं। कुछ तो वर्टिकल लग रहे हैं, ये तो है वर्टिकल, कुछ तो ऊर्ध्वाधर लग रहे हैं, और कुछ कैसे लग रहे हैं? क्षैतिज। ठीक है, कुछ लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल, कुछ तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं, और कुछ कैसे लग रहे हैं? वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, और मेनली जो हम रोल देखें, जैसे किसका? ग्रेविटेशन फोर्स। अब आप लोग पता है आप लोगों को कि जो ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, इसका तो ये तो मेन रोल प्ले करता ही है। ठीक है, ये तो हर जगह ये फोर्स लगता है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है? मेन रोल प्ले करता है। जैसे यदि आप यहाँ की बात कर लीजिए, क्रस्ट की बात कर लीजिए, ठीक है, टोपोग्राफी की बात कर लो, लैंडफॉर्म की बात कर लो, लैंड फीचर्स की आप बात कर लो, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो वहाँ पर है। ठीक है, ये तो क्या मेन रोल प्ले कर ही रहा है। ठीक है, और यदि हम इन फोर्सेस की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से कैसे लग रहे हैं? एक तो वर्टिकल लग रहा है और एक कैसा लग रहा है? हॉरिजॉन्टल। कैसे लग रहा है? एक तो वर्टिकल लग रहा है फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल। अब ये दो फोर्स कौन कौन से? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लग रहे हैं, मतलब एक तो बाहर लग रहा है और एक अंदर लग रहा है। ठीक है, यही चीज़ आ रही है यहाँ पे। एक तो फोर्स बाहर लग रहा है और एक फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर लग रहा है। तो दो फोर्स हमारे पास आते हैं, एक तो एंडोजेनिक, ठीक है, और एक आता है एक्सोजेनिक। कौन सा? एक तो एंडोजेनिक और एक है एक्सोजेनिक। मतलब इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो है अंतर्जातीय। एंडोजेनिक का अंतर्जातीय बल, और जो एक्सोजेनिक है इसका क्या है? बाह्य जनित। एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, जो फोर्स अर्थ सरफेस के अंदर लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं? जो फोर्स अर्थ सरफेस के अंदर लगते हैं वो तो क्या होते हैं? एंडोजेनिक। कौन से होते हैं? अंतर्जातीय बल। मतलब जो फोर्स जो अर्थ है उसके सरफेस के अंदर, जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है अंदर, इट मीन्स अंदर, ये कौन सा है? एंडोजेनिक। कौन सा है ये? एंडोजेनिक। ठीक है, और इसके जो बाहर जो लग रहा है ऊपर की तरफ, ये कौन सा है? एक्सोजेनिक। मतलब जो अर्थ सरफेस के जो बाहर लग रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा है? एक्सोजेनिक। मतलब दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? एक तो एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। कहाँ पर लग रहे हैं?
ये फोर्स कहाँ लग रहे हैं? हमारी जो क्रस्ट है, हमारी जो अर्थ है वो इर्रेगुलर है। किसकी वजह से इर्रेगुलर है? इन फोर्सेस की वजह से। किसकी वजह से है? इन फोर्सेस की वजह से। और ये फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक तो एंडोजेनिक और एक है एक्सोजेनिक। कौन सा है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, अंतर्जातीय बल और बाह्य जनित बल। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि जो एंडोजेनिक जो फोर्सेज है ये कहाँ लगता है? अर्थ सरफेस के अंदर। जो एंडोजेनिक फोर्स है वो कहाँ लग रहा है? अर्थ सरफेस के अंदर। और जो एक्सोजेनिक जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? अर्थ सरफेस के बाहर। ठीक है, कहाँ लग रहा है वो? अर्थ सरफेस के बाहर। अब देखिए एंडोजेनिक एक्सोजेनिक की हम बात करें तो जो एंडोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं ये कैसे होते हैं? कंस्ट्रक्टिव। कैसे होते हैं? कंस्ट्रक्टिव, मतलब निर्माणकारी जो फोर्सेस होते हैं, निर्माणकारी जो बल होते हैं वो कौन से होते हैं? एंडोजेनिक। ठीक है, और जो एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं ये कैसे होते हैं? डिस्ट्रक्टिव। कैसे होते हैं? डिस्ट्रक्टिव, मतलब विनाशकारी, डेन्यूटेशन, जिसको हम बोल सकते हैं डेन्यूटेटिव। ठीक है, तो देखिए आप लोग, जो हमारे एंडोजेनिक जो फोर्सेस होंगे हमारे, ठीक है, ये जो फोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? कंस्ट्रक्टिव। कैसे होते हैं? कंस्ट्रक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं कंस्ट्रक्टिव? अब देखिए ये हमारी अर्थ सरफेस है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एंडोजेनिक है, आप लोगों को पता है यहाँ क्या है? एंडोजेनिक। अब ये जो एंडोजेनिक है यहाँ पर ये तो क्या है? निर्माणकारी, मतलब इसकी वजह से तो कुछ ना कुछ बाहर बनेगा, मतलब एक्सो पर ही बनेगा, इससे कुछ ना कुछ। जैसे आप फोल्ड को ले लीजिए, यहाँ पर इसकी वजह से अर्थ सरफेस के अंदर की वजह से बाहर क्या बन गया? फोल्ड बन गया। ठीक है, क्या बन गए? फोल्ड बन गए। ठीक है, फोल्ड की शेप कुछ वैसे तो आप कुछ भी ले लीजिए, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, क्या बन गया? फोल्ड बन गया। अब जो एक्सोजेनिक है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो एक्सोजेनिक है वो कैसा होता है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव होता है। कैसा होता है? डिस्ट्रक्टिव। एक्सोजेनिक जो होता है, एक्सोजेनिक जो फोर्स है वो कैसा होता है? डिस्ट्रक्टिव, मतलब विनाशकारी ये होता है। ठीक है, क्यों होता है विनाशकारी? आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है? अर्थ सरफेस के बाहर मैंने आपको बताया कौन सा है? एक्सोजेनिक। अर्थ सरफेस के बाहर कौन सा है? एक्सोजेनिक। अभी जो एक्सोजेनिक है ये एंडोजेनिक से ही निकल के आया है, मतलब जो एंडोजेनिक से क्या बना? फोल्ड। क्या बना? फोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी हवा, पानी, एयर, वाटर, किसी की भी प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा? ये कटता चला जाएगा। ये जो फोल्ड है ये टूटता चला जाएगा। जैसे पानी भी गिरा तो ये फोल्ड टूटेगा। ठीक है, फोल्ड की जो ऊंचाई है, जो हाइट है वो कम होगी। तो इसलिए क्या होता है? ये जो एक्सोजेनिक जो होता है, एक्सेप्शन को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्शन को छोड़कर जो एक्सोजेनिक जो होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये डिनोटेशन भी हो सकते हैं, डिनोटेटिव भी होते हैं। मतलब एंडोजेनिक जो होंगे वो तो कंस्ट्रक्टिव होंगे और जो एक्सोजेनिक जो होंगे वो डिनोटेटिव होंगे। ठीक है, अब हमको इनके बारे में स्टडी करना है आज, एक्सोजेनिक और किसके बारे में? एंडोजेनिक के बारे में। ये दो फोर्सेस लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं और क्यों लगते हैं आपको पता है। हमारी जो अर्थ होती है वो कैसी होती है? इर्रेगुलर। हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? इर्रेगुलर है। और इर्रेगुलर किसकी वजह से है? ये दो फोर्सेस की वजह से, मतलब ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या है? हमारी अर्थ इर्रेगुलर है। तो अब इन फोर्सेस को हमको स्टडी करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल है? किस पर है? दो फोर्सेस के ऊपर रेस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से हैं? एक तो एंडोजेनिक और एक है एक्सोजेनिक। ठीक है, कौन सा है? एंडोजेनिक और कौन सा है? एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक का हिंदी ट्रांसलेशन को मैंने आपको बता ही दिया, क्या है? अंतर्जातीय बल। अंतर्जातीय बल। और एक्सोजेनिक का है बहिर्जनित बल। ये भी मैंने आपको अभी बता दिया है, बहिर्जनित बल। और एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी बताया कि अर्थ सरफेस के अंदर जो फोर्सेस लगते हैं, अर्थ सरफेस के अंदर जो फोर्स लग रहे हैं वो तो कौन से हैं? एंडोजेनिक। ठीक है, और अर्थ सरफेस के जो बाहर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन से हैं? एक्सोजेनिक। अर्थ सरफेस के अंदर एंडो, ठीक है, एंडो मतलब अंदर और एक्सो मीन्स बाहर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहेगी। एंडो मीन्स आंदो, ठीक है, और एक्सो मतलब बाहर, मतलब जाने दो। ठीक है, तो अब एंडो की यदि हम बात करें एंडोजेनिक की, तो ये जो एंडोजेनिक है ये क्या है? 2 टाइप्स का है। कैसा है ये? 2 टाइप्स का। कौन कौन से हैं? एक तो डायस्ट्रोपिक
और एक कौन सा है, सडन। डायस्ट्रॉपिक और कौन सा है, सडन। ठीक है, डायस्ट्रॉपिक का हिंदी ट्रांसलेशन होता है पटल विरूपण। कौन से फोर्सेस होते हैं, पटल विरूपण फोर्सेस। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, विरूप हो जाता है। जैसे जो सरफेस जो होती है, सरफेस की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। डायस्ट्रॉपिक के अंदर, सॉरी डायस्ट्रॉपिक है, ठीक है, डायस्ट्रॉपिक के अंदर क्या होता है, सरफेस की जो फॉर्म होती है ना वो चेंज हो जाती है। मतलब सरफेस फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी स्टडी की होगी, मैंने आपको बताया था, पहले स्टडी कर चुके हम। कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके अंदर क्या था, जो लेयर्स थी वो धीरे धीरे मूवमेंट कर रही थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर लेयर्स मूवमेंट कर रही थी, ठीक है। अब क्या चल रहा था, वहाँ पर धीरे धीरे मूवमेंट चल रहा था। अब वहाँ पर मूवमेंट चल रहा था तो जो लैंड फॉर्म और जो लैंड फीचर्स, इनके अंदर जो चेंजेस आए वो मूवमेंट की वजह से आए, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर क्या होता है, विरूप हो जाता है। मतलब चेंजेस उनके अंदर आते रहते हैं। लैंड फीचर्स, लैंड फॉर्म, लैंड मास, हम किसी की भी बात करें तो वहाँ पर क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। और यदि हम सडन की बात करें तो सडन क्या है, कैटास्ट्रॉपिक भी बोल सकते हैं हम इनको। मतलब जो फोर्सेस अचानक, जो सडनली जो फोर्स लगेंगे वो कौन से होंगे, सडन फोर्सेस, ठीक है। तो कौन कौन से, अर्थक्वेक सडनली होता है ये भी, वॉल्केनिज्म, ठीक है, ये भी सडनली है। और लैंडस्लाइड, भूस्खलन, हिंदी ट्रांसलेशन पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। भूकंप, ठीक है, ज्वालामुखी और भूस्खलन। पिछली क्लासेस में हम इनको स्टडी कर चुके हैं। वैसे तो अर्थक्वेक को, वॉल्केनिज्म को और लैंडस्लाइड भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, छोटी क्लास में हमने स्टडी किया है। और लैंडस्लाइड क्या होता है वो तो अभी हम देख ही लेंगे, लेकिन इनको हम ज़्यादा डेस्क्रिप्टिव भी स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले इनको कर चुके हैं, ठीक है। डायस्ट्रॉपिक को मैंने आपको बता दिया है कि सरफेस की फॉर्म को चेंज कर देते हैं। मतलब चेंजेस आते रहते हैं। जैसे लैंड फॉर्म के अंदर चेंज आएगा, लैंड फीचर्स के अंदर चेंज आएगा, लैंड मास के अंदर चेंजेस, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो वो चेंज जो आ रहा है वो क्या चीज़ होती है, डायस्ट्रॉपिक, ठीक है। अब सडन की यदि हम बात करें, सडन क्या है, 3 टाइप्स, मतलब क्या है, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म और लैंडस्लाइड। अब अर्थक्वेक आपको पता है, अपन पहले स्टडी कर चुके हैं लास्ट चैप्टर्स के अंदर, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ था उसके अंदर ही किया था आई थिंक, ठीक है। उसके अंदर हमने किया था कि जो अर्थक्वेक जो है मतलब वाइब्रेट होता है, हमारी अर्थ सरफेस के नीचे वाइब्रेशन होगा, ठीक है, क्या, हाइपोसेंटर। और जब वो वाइब्रेशन जब निकलेगा, मतलब फोकस, और ऊपर वाली जो लेयर थी क्या बताई थी मैंने, एपिसेंटर, वहाँ पर क्या होगा, जब वाइब्रेट जब होगा तो वाइब्रेट होने की वजह से या फिर करंट होने की वजह से क्या बनेंगे, वेव्स बनेंगे। क्या बनेंगे, वहाँ पे वेव्स बनेंगे। तो हमने वेव्स को भी स्टडी किया था, 2 वेव्स हमने स्टडी किए थे, एक तो बॉडी वेव्स किया था और एक सरफेस वेव किया था। बॉडी वेव के अंदर हमने एक तो पी वेव और एस वेव, याद है, और नहीं है तो आप वापस से रिपीट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा याद। अर्थक्वेक हमने स्टडी वहाँ पे कर लिया, पी वेव, एस वेव, उसके अंदर हमने डिफरेंशिएशन को स्टडी किया, उन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस थे वो हमने स्टडी कर लिया। तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी स्टडी नहीं करेंगे, बस इतना ही है। उसके बाद है वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म भी हम स्टडी कर चुके हैं पहले कि अर्थ सरफेस के नीचे जब वहाँ से जो लावा निकलता है, मतलब मैग्मा जो निकलता है, कहाँ से निकलता है, क्रेटर से। कहाँ से निकलता है वो, क्रेटर से वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये प्रोसेस हमने स्टडी करी थी। इसके अंदर वहाँ पर कुछ लेयर्स बन रही थी, स्ट्रक्चर वहाँ पे कुछ बन रही थी, कैल्डेरा, क्रेटर, मतलब ये सब कुछ हमने यहाँ पे स्टडी किया था। अब ये जो हमारा वॉल्केनो होता है, इसके अंदर से जो मैग्मा निकलता है, या तो वो एक्सप्लोसिवली हो सकता है, मतलब विस्फोटक हो सकता है, या फिर वो स्लोली बाहर निकल सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हम इसमें स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद लैंडस्लाइड की यदि बात आए तो लैंडस्लाइड क्या होता है, जो हमारे वाइब्रेशन जो होता है, मतलब अर्थ की सरफेस पे, मतलब जहाँ पर अर्थ पर क्या वाइब्रेशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इन दोनों की वजह से हो रहा है, ठीक है। वाइब्रेट किसकी वजह से हो रहा है, इन दोनों की वजह से। तो वो वाइब्रेशन की वजह से लैंड का एक टुकड़ा टूट कर क्या होता है, अलग शिफ्ट हो जाता है। लैंड का एक टुकड़ा टूट कर क्या हो जाता है, अलग शिफ्ट हो जाता है, मतलब अलग से कहीं और चला जाता है। तो वो चीज़ क्या होती है, लैंडस्लाइड, मतलब भूस्खलन। तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा रेस्ट कर भी स्टडी नहीं करेंगे। तो सडन को हमने देख लिया है। उसके बाद आती है डायस्ट्रॉपिक की बात। डायस्ट्रॉपिक को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो
एपिरोजेनिक क्या होता है? महाद्वीपीय निर्माण। क्या होता है यहाँ पर? महाद्वीपीय निर्माण। इट मीन्स कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, महाद्वीपीय निर्माण। और क्या है? ऑरोजेनिक, पर्वत निर्माणकारी बल। ऑरोजेनिक क्या होगा इसका? पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? एपिरोजेनिक का क्या होगा? एपिरोजेनिक है, सॉरी कॉनिक नहीं है। एपिरोजेनिक महाद्वीपीय निर्माण, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। और ऑरोजेनिक पर्वत निर्माण, यहाँ पर पर्वत मतलब जो फोल्ड्स वगैरह है उनकी हम बात करेंगे। अब एपिरोजेनिक की सबसे पहले हम यदि बात करें तो लैंड का एक पार्ट टूटकर, जैसे लैंड का एक पीस टूटा, ठीक है, यहाँ पर हम एक पीस की बात करें तो पीस यहाँ पर छोटा नहीं आएगा, लैंड का एक बड़ा टुकड़ा आएगा, क्योंकि लैंड आप जानते हो बहुत बड़ा है, तो उसका एक टुकड़ा टूटकर क्या होता, अब आपको पता है या तो मूवमेंट करेगा, या तो वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाएगा, मतलब या तो अपलिफ्ट होगा या फिर वो डाउन लिफ्ट होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी एपिरोजेनिक के अंदर, या तो वो डाउन लिफ्ट होगा, ठीक है, या फिर वो क्या होगा? अपलिफ्ट होगा। लैंड का एक टुकड़ा टूटकर, लैंड का एक पीस टूटकर, या तो जब वो मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, या तो वो ऊपर या फिर वो नीचे, ठीक है। तो ये भी क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अपलिफ्टेड मतलब उमज्जन, हिंदी ट्रांसलेशन क्या है इसका? उमज्जन। और डाउन लिफ्टेड, डाउन लिफ्ट, अपलिफ्ट और डाउन लिफ्ट, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? निमज्जन। ओके, तो यहाँ पर हमने एपिरोजेनिक को स्टडी कर लिया। एपिरोजेनिक 2 टाइप्स में है कि लैंड का एक पीस क्या टूटकर या तो ऊपर मूवमेंट करेगा या वो नीचे मूवमेंट करेगा, तो वही चीज़ है अपलिफ्ट और डाउन लिफ्ट। अब हम बात करेंगे ऑरोजेनिक की, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं पहले। अभी जो ऑरोजेनिक है, जो पर्वत निर्माणकारी जो बल है, ये भी क्या है? 2 टाइप्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में क्या है ये डिवाइड है। ये जो कंप्लीट फ्लो चार्ट बन रहा है, ये पूरा एक ही फ्लो चार्ट है, वो तो यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए, बाकी आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट इसको एक ही पेज के अंदर ड्रॉ कीजिएगा, इसको एक ही चार्ट को एक साथ कीजिएगा, ठीक है। अब ऑरोजेनिक की बात करें हम, तो आप इसको ऑरोजेनिक के जस्ट नीचे एरो लगा के ही चार्ट को बना लीजिएगा। और ऑरोजेनिक क्या है? ऑरोजेनिक मैंने आपको बताया क्या है? पर्वत निर्माणकारी बल। कौन से फोर्सेज है ये? पर्वत निर्माणकारी बल। अब देखिए ये जो ऑरोजेनिक जो है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से में किया हुआ है? एक तो स्ट्रेस, ठीक है, तनाव, या फिर कंप्रेशन मतलब दबाव। कंप्रेशन मतलब दबाव, ठीक है। अब देखिए आप लोग, स्ट्रेस और कंप्रेशन हमने आपसे पहले स्टडी किया था, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कुछ इस तरीके से था, जब 2 प्लेट्स आपस में अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है, कुछ इसी तरीके से था। जब 2 प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में जाती है तो क्या था? डाइवर्जेंट, ठीक है। और जब 2 प्लेट्स एक ही डायरेक्शन के अंदर आती है, कुछ इस तरीके से, 2 प्लेट जब एक ही डायरेक्शन के अंदर आ रही है तो क्या है ये? कन्वर्जेंट। तो वही बात है यहाँ पे, स्ट्रेस और कंप्रेशन। मतलब स्ट्रेस जब प्रेशर लग रहा है, जैसे हम इलास्टिक को खींच रहे हैं तो इलास्टिक के अंदर हम अलग, जैसे इस साइड को पकड़ा, इस साइड को पकड़ा, जब दोनों साइड से खींच रहे हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? डाइवर्जेंट, ठीक है। मतलब स्ट्रेस, यदि हम तनाव यदि देख रहे हैं तो आप एक इलास्टिक का एग्जांपल ले लो, जब हम उसको खींच रहे हैं, उस पर जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेचेबल हम किसी चीज़ को बोलते हैं, जब हम उसको खींच रहे हैं तो क्या होगा? वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। क्या होगा? यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, जो फीचर्स जो हैं, वो क्या होते हैं? अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर जो फोर्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और यहाँ पर कंप्रेशन की यदि हम बात करें तो कंप्रेशन में क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में, मतलब क्या होता है? आमने सामने यहाँ पर प्लेट्स टकराती हैं,
ठीक है। यहाँ पर जैसे कन्वर्जेंट वाला जो हमने जो पहले स्टडी किया था, मतलब कन्वर्जेंट के अंदर कुछ इस तरीके की प्रोसेस थी, तो कन्वर्जेंट वाली प्रोसेस आई है किसके अंदर, कंप्रेशन के अंदर। यदि हम इसका कंप्रेशन का एग्जांपल ले, आपके ऊपर लोड पड़ रहा है, आईएएस का भी एग्जाम है, ठीक है, और किसी जैसे कोई कंपटीशन लेवल का और किसी का भी एग्जाम है, तो अब वो एग्जाम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो दोनों के अंदर, आगे पीछे वो एग्जाम, तो आपके ऊपर क्या आएगा, कंप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, ठीक है। आपको इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, मतलब दोनों कुछ इस तरीके से ही प्रोसेस होगी, तो वो चीज़ होगी कंप्रेशन। और स्ट्रेस मतलब अपोजिट, ठीक है, किसी चीज़ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना, प्रेशर लगाना, और यहाँ पर एक ही साइड पर प्रेशर लगाना क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, ठीक है। तो और ऑरोजेनिक जो है वो 2 टाइप्स में, स्ट्रेस और कंप्रेशन। अब बात करते हैं हम स्ट्रेस की और कंप्रेशन की। अब ये जो स्ट्रेस जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है स्ट्रेस, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो स्ट्रेस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। अब कौन कौन से देखिए आप लोग, जो स्ट्रेस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, और ये भी कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक तो फोल्ड है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, वार्प, बाद में देखेंगे उसको हम। पहले हम स्ट्रेस की बात करते हैं। तो जो हमारा स्ट्रेस है, अब देखिए मैंने आपको इलास्टिक का एग्जांपल दिया था, ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से इसको खींचा, 2 प्लेट्स मान लीजिए आप लोग, 2 प्लेट्स आपने मानी, ठीक है, 2 प्लेट्स हमने यहाँ से की, और हमने जब इनको खींचा, मतलब स्ट्रेच जब किया, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर कुछ ऐसी दरार आ जाएगी। हम यदि इलास्टिक को भी खींच रहे हैं तो बीच में उसमें दरार आ जाएगी, मतलब ढीला सा पड़ जाता है। तो वही चीज़ है, जो क्रैक्स जो होगी स्ट्रेस के अंदर, जो क्रैक्स वाला जो पार्ट है वो कुछ ऐसा होगा, मतलब स्ट्रेस तो लग रहा है वहाँ पे, तनाव तो आ रहा है, पर कैसे, क्रैक बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं वहाँ पे, क्रैक। और फोल्ड्स की यदि हम बात करें तो फोल्ड्स का हिंदी ट्रांसलेशन होता है भ्रंश। क्या होता है, भ्रंश। तो जो फोल्ड्स जो होते हैं, हम इलास्टिक का एग्जांपल लेते हैं वापस से। इलास्टिक को यदि हम खींच रहे हैं, पहले हमने क्या किया, वहाँ पर दरार आ गई, ठीक है, क्या आ गई, वहाँ पे दरार आ गई, और यदि वो बिल्कुल अलग अलग टुकड़े हो गए उसके, जैसे कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, उसके क्या हो गए, टुकड़े हो गए। तो टुकड़े हो गए तो बीच वाला जो पार्ट है कुछ इस तरीके से नीचे चला जाता है। अरे जब हम 2 चीज़ों को, जब हम दोनों से एक चीज़ को दोनों साइड से खींच रहे हैं, जब वो टूटेगा तो उसका कुछ पार्ट तो नीचे भी गिरेगा। ऐसा तो है नहीं कि आधे आधे होके वो अलग अलग चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी, उसका कुछ पार्ट नीचे गिर जाएगा। तो वही चीज़ है, जो फोल्ड है वो क्या है, जो 2 पार्ट्स हैं, जब अलग अलग हम स्ट्रेच कर रहे हैं, अलग अलग हम स्ट्रेच उसमें लगा रहे हैं, तो एक पार्ट नीचे गिर जाएगा, एक जो पार्ट है उसका वो नीचे गिर जाएगा। तो अब जो फोल्ड्स है वो कितने टाइप्स का है, 3 टाइप्स का। जो फोल्ड्स है, जो फोल्ड जो भ्रंश है वो कितने टाइप्स का है, 3 टाइप्स का। यहाँ पर ये क्या था, वार्प, ठीक है। पहले हम फोल्ड्स को देखते हैं। जो फोल्ड है वो कितने टाइप्स का है, 3 टाइप का। कौन कौन से, नॉर्मल, इट मीन्स सामान्य। सेकंड क्या है, रिवर्स या थ्रस्ट फोल्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। थ्रस्ट फोल्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब व्युत्क्रमित और स्लिप फोल्ड। थर्ड कौन सा है, स्लिप फोल्ड। स्लिप फोल्ड मतलब जो सर्पिल जो भ्रंश जो होते हैं वो होते हैं, ये तो व्युत्क्रमित भ्रंश है, और ये क्या है, सर्पिल भ्रंश। मैंने आपको एक एक की हिंदी टर्म बताई है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। देखिए जो फोल्ड जो है, मैंने अभी आपको बताया कुछ इस तरीके से होता है, ओके, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ये वाला हिस्सा ऐसे टूट जाता है, ठीक है। हम इसको नेम दे देते हैं ए बी, और ये सी था, जो सी वाला पार्ट कहाँ चला गया, नीचे, ओके। तो ये जो नॉर्मल वाला जो पार्ट होगा, मतलब नॉर्मल तो वही होगा। फोल्ड क्या चीज़ होती है, जो हम जब स्ट्रेच लगा रहे तो एक पार्ट नीचे, तो ये तो जनरल सी चीज़ है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल वाला जो पार्ट होगा, जो नॉर्मल फोल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं, यही होते हैं। मतलब जब हम स्ट्रेच लगाते हैं तो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। और यदि हम इसकी एक कंडीशन चेंज करें कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना जाके सेम डायरेक्शन में यदि ये आए, कुछ इस तरीके की यदि यहाँ पर प्रोसेस हो,
यदि ये सेम डायरेक्शन में यदि आए ये, और जब ये क्या हो रहा है, जैसे हमने ए और बी, ठीक है, कुछ इस तरीके से यदि ये डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता है जब दो चीज़ें एक डायरेक्शन में आ रही हैं तो एक उसके ऊपर चले जाएगी कुछ इस तरीके से, मतलब वो कैसे भी एडजस्ट होगी लेकिन वो उसके ऊपर आएगी। तो मतलब कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी, ए तो यहाँ पे है और जो बी है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स या थ्रस्ट फोल्ड। मतलब कोई भी जो चीज़ें हैं वो आमने सामने, हम लैंड मास या लैंड फीचर किसी भी चीज़ की, किसी भी पीस की आप बात कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जब सेम फोर्स जब लग रहा है, सेम फोर्स लगने के टाइम पे क्या होगा, एक जो फोर्स है, मतलब एक फोर्स के ऊपर दूसरा फोर्स यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर यहाँ पे आ जाएगी तो क्या हो जाता है, वो रिवर्स थ्रस्ट फोल्ड। क्या होता है, वो रिवर्स थ्रस्ट फोल्ड फोर्स, ठीक है। व्युत्क्रमित जो बल होता है, भ्रंश, वो चीज़ यहाँ पे आती है। उसके बाद स्लिप फोल्ड की यदि हम बात करें तो स्लिप फोल्ड भी वही कंडीशन है, मतलब हम सेम डायरेक्शन में यदि इसमें लेके आ रहे हैं, हमने यहाँ पे जो कंडीशन है उसको चेंज कर दिया। यहाँ पर तो कंडीशन दूर की थी, स्ट्रेस को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमने कंडीशन को चेंज करके देखा है, सिर्फ कंडीशन को चेंज किया हमने स्लिप फोल्ड के अंदर। तो जो सर्पिला जो भ्रंश होगी, यहाँ पर क्या होगा, एक के ऊपर एक चीज़, मतलब एक प्लेट्स के ऊपर दूसरी प्लेट भी कुछ इसी तरीके से, चाहे ऐसे, मतलब किसी भी तरीके से वो जो दूसरी प्लेट है वो उसके ऊपर आ जाएगी। तो ये क्या चीज़ होती है, स्लिप फोल्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं फोल्ड की और वार्प की। इसको थोड़ा सा स्पेशल ले लेंगे, कंप्रेशन को, ये हमने स्टडी कर लिया है, स्ट्रेस को। कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, फोल्ड और वार्प। कौन सा होता है, फोल्ड और वार्प। कंप्रेशन की बात करें हम, जो कंप्रेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, फोल्ड और वार्प, मतलब 2 टाइप्स का, ठीक है। फोल्ड और वार्प मतलब वलय, इससे क्या होता है, समवलन। क्या होता है, एक तो वलय और क्या होता है, समवलन। अब आप लोगों को पता है कि हमने एक पेपर लिया, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम इसका फोल्ड का। एक पेपर लिया, पेपर को आप एक ही साइड पर फोल्ड करो, मतलब कुछ इस तरीके से कैसे भी आप फोल्ड कर लो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, वहाँ पर फोल्ड बन जाएगा। यदि आपने एक पेपर लिया, एक पेपर को जैसे ये पेपर लिया आपने, ठीक है, और इसको यदि आप एक ही डायरेक्शन में फोल्ड कर रहे हो, एक डायरेक्शन में फोल्ड कर रहे हो तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। चाहे आप करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम एक पेपर को फोल्ड कर रहे हैं तो कुछ ऐसी डायरेक्शन बन जाएगी, तो वो क्या चीज़ हो जाती है, फोल्ड। क्या बोलते हैं हम उसको, फोल्ड। और यदि हम किसी पूरे एक बहुत बड़े कंप्लीट लैंड मास को लेंगे, एक बहुत बड़े लैंड मास की यदि हम करते हैं फोल्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, वार्प। क्या बोलते हैं हम उसको, वार्प। मतलब एक छोटे स्तर पे यदि हमने किया फोल्ड तो वो तो क्या हो जाता है, फोल्ड, ठीक है। एक वलय बन जाती है, एक वलय स्ट्रक्चर बन जाती है, फोल्ड स्ट्रक्चर वो बन जाती है। यदि हम कंप्लीट एक लैंड मास की बात करें, लैंड मास को यदि हम फोल्ड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, वार्प, मतलब समवलन। ओके, अब हम फोल्ड को यहाँ पर कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो फोल्ड्स हैं वो 6 टाइप में यहाँ पे डिवाइड है। कौन कौन से, मतलब जो फोल्ड, जो वलय जो बनती है वो कितने प्रकार की, मतलब कितने तरीक़ों से वो बन सकती है। सिमेट्रिकल, ओके, सममित, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है एसिमेट्रिकल, असममित, ओके। उसके बाद है मोनोक्लिनल, इसका होता है एक दिग्नत वलय। उसके बाद आता है कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस का होता है परिवलन। प्रतिवलन आता है, उसके बाद एंटीक्लिनल, एंटीक्लिनल, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है प्रतिवलन।
जो फोल्ड है ये कितने तरीक़ों से बन सकता है, 5 तरीक़ों से, मतलब 5 टाइप से बन सकता है। कैसे? सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लिनल और कॉन्टिग्यूअस, और लास्ट है एंटीक्लिनर, सममित, असममित, एक दिग्नत, वलय, परिवलन या प्रतिवलन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो फोल्ड है, फोल्ड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन सकती है। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, इनका जो आगे कि ये किस किस तरीके से सिमेट्रिकल के अंदर हम कैसे स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, जो सिमेट्रिकल फोल्ड जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एसिमेट्रिकल की कैसी होती है, मोनोक्लिनल की कैसी होती है, और कॉन्टिग्यूअस और एंटीक्लिनर, मतलब इन चीज़ों की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट है जो है एक्सोजिनस, मतलब हमने एंडोजिनस और किसको स्टडी किया था, हमने एक्सोजेनिक, मतलब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक तो हमारा कंप्लीट हो गया, लास्ट ही रह रहा है, तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारा एक्सोजेनिक है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो और फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।